सुप्रभात बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मालाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका मैं सुमन यादव आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में पाठ क्रमांक 13 क्या सचमुच आजाद हुए हम पढ़ने वाले हैं, जिसके रचनाकार हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह का जन्म बच्चों 22 सितंबर 1956 को उड़ीसा के बड़बील नामक स्थान पर हुआ था। कर्नल साहब भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर रह चुके हैं और ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये कविता कर्नल साहब ने खुद लिखी है। कर्नल साहब खुद लिखते भी हैं और खुद ही अपनी कविता को गाते भी हैं। उन्हें देश प्रेम से, राष्ट्र प्रेम से बहुत ही प्रेम है। इनकी रचनाएं जो हैं वो सभी लोगों को देश के प्रति, देश भावना के लिए आकर्षित करती हैं। कर्नल साहब राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि हैं और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ सभी वर्गों और संप्रदायों को साथ लेकर चलने और सत्य को ठोक कर कहने की बात विशेष रूप से मुखर होती है, अर्थात प्रदर्शित होती है। इनकी कृतियां हैं बच्चों रक्तांजलि, बूंद बूंद की प्यास जो कि काव्य संग्रह है अर्थात कविता संग्रह है, इत्यादि उन्होंने रचनाएं की हैं। क्या सचमुच आजाद हुए हम में बच्चों, सचमुच अर्थात वास्तव में, और आजाद का मतलब तो आपको पता ही है, स्वतंत्रता, आजादी, स्वतंत्र होना। यहाँ पे ये जो कविता है वो गीत स्वरूप में है। अभी गीत स्वरूप में क्या बच्चों कि जिस तरह से दोहे चौपाई छंद होते हैं उसी तरह से गीत भी एक प्रकार का छंद है। स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। गीत में एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। गेय होना यानी बच्चों गाया जाता है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कर्नल साहब ने समाज में फैली विसंगतियों पर अर्थात गलत चीजों पर कुठाराघात करते हुए, आघात करते हुए, प्रहार करते हुए हमें वास्तविक आजादी का अर्थ समझाया है कि वास्तविक आजादी यानी बच्चों की सच में आजादी है क्या, वो चीज हमें यहाँ पर कर्नल साहब ने समझाया है। सबसे पहले इस कविता को, इस गीत को एक बार हम पाठ करना चाहते हैं। शुरू करती हूं। जश्न कहीं हो किसी भवन में, डूबी जब बस्ती क्रंदन में। जश्न कहीं हो किसी भवन में, डूबी जब बस्ती क्रंदन में। तबे आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम, क्या सचमुच आजाद हुए हम। पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। ये जो आ रहा है ना बच्चों की, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, ऊपर भी था और नीचे भी दिया है, इसी को कहा जाता है मुखड़ा। और जो बीच की लाइनें हैं उसे कहते हैं अंतरा। माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की। सब कुछ खोने में खुशियां थी, चाह नहीं ज्यादा पाने की। तब टूटा घर लगता था, अब सुन्नापन है आंगन में।
तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम, क्या सचमुच आजाद हुए हम। आजादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन, आजादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन, आजादी का अर्थ नहीं है सबका उच्छृंखल हो जाना। ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम, क्या सचमुच आजाद हुए हम। आजादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना, आजादी है ओस सरी की नर्म पत्तियों पर चू जाना, आजादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना, आजादी है निर्जनी सा सबके हित की खातिर बहना, आजादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम, क्या सचमुच आजाद हुए हम। कविता पर आते हैं बच्चों, इस गीत पर आते हैं। क्या सचमुच आजाद हुए हम, ये प्रश्न तो बच्चों हर व्यक्ति के मन में, हर भारतीय नागरिक के मन में उठता है। आपके मन में, मेरे मन में, सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम। क्यों उठता है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। वह यह कि चारों ओर, आपके चारों ओर, मेरे चारों ओर, हम सभी के चारों ओर देखें हम तो लूट, हत्या, बलात्कार, अत्याचार, शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी दिखाई देती है। कुछ लोग और गरीब होते जा रहे हैं, कुछ और अमीर होते जा रहे हैं। जैसे पहले था वैसे ही आज भी लगता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि सुविधाओं का अभाव, परेशानियों से भरी हुई जिंदगी हम देखते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। इसीलिए ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम। जश्न कहीं हो किसी भवन में डूबी जब बस्ती क्रंदन हो। क्रंदन अर्थात बच्चों रोना, चिंतन सोच विचार, खुशबू सुगंध। यहाँ पे कवि कहते हैं, कर्नल साहब कहते हैं कि जश्न कहीं हो किसी भवन में, कि कहीं पर भले ही किसी के यहाँ उत्सव का आयोजन हो, किंतु यदि कहीं और किसी बस्ती में, किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में लोग दुख से डूबे हुए हों, तो ये धिक्कार है हमारे समाज पर कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग दुख में डूबे हुए हैं और कहीं पर कोई उत्सव मना रहे हैं, तब उस समय चिंतकों के मन में, विचारकों के मन में एक आंधी चलती है, विचारों की आंधी चलती है, प्रश्नों की आंधी चलती है। और ये प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में सचमुच में आजाद हुए हम, कि लोग कहीं अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं और बगल में ही कहीं लोग उत्सव मना रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। किस किस तरह से हमारे समाज में लोग रहते हैं, आप लोग अपने आसपास देखते ही हो बच्चों। तो उसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब इस तरह का दृश्य मैं देखता हूँ अपने आसपास, तो ये प्रश्न मेरे मन में उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम। पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था। यहाँ पे कवि कहते हैं कि पहले भी लोग दुखी हुआ करते थे। क्या ये दुख दर्द संकट सुख दुख, ये जो जीवन मरण का चक्र है, ये पहले नहीं था? ये पहले भी था, पर सब कुछ व्यापार नहीं था। कहने का मतलब बच्चों, कल और आज में कितना फर्क हो चुका है कि दुख दर्द पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन ये दुख दर्द आज व्यापार बन गया है। हर क्षेत्र में देखो बच्चों, लोग व्यापार के बारे में ही सोचते हैं, खरीदने बेचने जैसे विषय के बारे में ही सोचते हैं। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। पहले के समय में संबंधों में अपनापन था, प्रेम था, प्रेम से लोग एक साथ रहते थे, रिश्तों का बाजार नहीं था। ये व्यापार, ये बाजार बच्चों रिश्तों का
जो था वो पहले नहीं था, आज हो गया है इस वर्तमान समय में कि लोग रिश्तों को भी लाभ हानि के जरिए ही देखते हैं। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले। यहाँ पे कहते हैं कि पहले खेतों में एक प्रकार की सुगंध, खुशबू आती थी तथा श्रावण मास में, सावन के महीने में पेड़ों पर झूले पड़ते थे। कहने का मतलब बच्चों कि खेतों में फसलों की खुशबू आती थी पहले के समय, और सावन में झूले पड़ते थे, लोग गीत गाते थे, कजरी गाते थे, इस तरह के अपनी परंपरा को निभाते थे। लोग इतने सरल और सहज हुआ करते थे। पर अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। पर अब लोग क्या कर रहे हैं? कागज के फूल सजा रहे हैं। कागज के फूलों में बच्चों खुशबू नहीं होती है। कागज के फूल सजाकर लोग अपने घरों को सुंदर बनाना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ वो मीठे गीतों को भूल चुके हैं। कहने का तात्पर्य कि लोग मधुर गीतों को, लोक गीतों को भूलते जा रहे हैं। हमारी जो परंपरा है लोकगीत की, उसे लोग भूलते जा रहे हैं और केवल कागज के फूल सजाकर रखना चाहते हैं। तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम? यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुलसी की चौपाई जलती, अर्थात तुलसी की चौपाइयों का न तो अब कोई पाठ करता है। पाठ यानी तुलसी की चौपाई का कोई वाचन नहीं करता बच्चों। पहले के समय में लोगों के मन में रामचरितमानस के प्रति आदर भाव था। रामचरितमानस, रामायण के प्रति आस्था का भाव था, जो हमारे ग्रंथ हैं। लोगों के घरों में सुबह उठकर लोग रामायण का, रामचरितमानस का पाठ करते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में लोग इसे भूल चुके हैं। उनके मन में इन ग्रंथों के प्रति कोई आस्था नहीं है, इन ग्रंथों के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर का भाव नहीं है। और क्या हो गया है? जब उल्टी धुन के ईंधन में लोग तुलसी के चौपाइयों को, रामायण को, रामचरितमानस की चौपाइयों को भी फिल्मी धुन में गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उन चौपाइयों को फिल्मी धुनों में, उल्टी धुन के ईंधन में यानी बच्चों फिल्मी धुन में गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके विपरीत अब चारों ओर फिल्मी गीतों का बोलबाला हो गया है। हर तरह के गीतों को लोगों ने फिल्मी गीतों में गाना शुरू कर दिया है। और इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सभी को देखते हुए कवि के मन में यह प्रश्न उठता है, और वो कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में, मेरे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है, क्या कि सचमुच हम आजाद हो चुके हैं? आजादी तो तभी मिलेगी जब हमारी सोच में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे इस पंक्तियों में कवि ने बच्चों पहले के समय यानी कि कल के समय क्या हुआ करता था और आज वर्तमान के समय में क्या हुआ करता है, उसमें फर्क बताया है कि कल कई सारे लोग दुख दर्द से भरे हुए रहते थे, लेकिन आज वही सब कुछ व्यापार बन गया है। पहले के समय में लोग दुखी के साथ खुद को भी दुखी महसूस करते थे, लोगों के दुख में शामिल होते थे, लेकिन आज बस एक औपचारिकता निभाते हैं और कुछ नहीं। पहले के लोगों में, उनके संबंधों में, इनको, उनके रिश्तों में अपनापन हुआ करता था, लेकिन आज वही रिश्ते क्या हो गए हैं? बाजारू हो गए हैं। खेतों में सुगंध का निवास हुआ करता था, पेड़ों पर झूले पड़ते थे, लेकिन आज बस आडंबर, दिखावा, इन्हीं सारी चीजों में वृद्धि हो रही है और व्यक्ति अपने लोक गीतों को भूलता जा रहा है। उस समय में रामायण के प्रति आदर का भाव, आस्था का, सम्मान का भाव हुआ करता था, लेकिन आज उन सभी को भूलकर लोग फिल्मी गीतों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, फिल्मी गीतों का बोलबाला हो रहा है। आगे बच्चों,
माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। यहाँ पे कवि कहते हैं, कर्नल साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह, वो कहते क्या है कि माना अनपढ़ थे बाबूजी, बाबूजी अनपढ़ थे, उनके पिताजी, मेरे पिताजी अनपढ़ थे। अनपढ़ यानी बच्चों पढ़े लिखे नहीं थे, वो निरक्षर थे। माँ थी उपवासों की मारी, उनकी माता जी व्रत उपवास में ही व्यस्त रहती थी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। उनके परिवार की स्थिति कैसी होती थी? भाई की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती थी और भाभी की अपनी लाचारी होती थी, विवशता होती थी। किस चीज के लिए बच्चों मजबूरी और लाचारी होती थी? कि घर परिवार में रहकर लोगों की देखभाल करना। घर परिवार में वो बड़े हैं तो अपने परिवार को लेकर साथ में चलना, अपने से छोटों को का भी आदर करना, अपने से छोटों को संभाल कर लेकर चलना, ताकि परिवार में किसी भी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न ना हो। तो भाई कितना भी मजबूर क्यों ना हो, भाभी कितनी भी वश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सरल भाव से ही लोगों की सेवा करते थे। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आजादी के पूर्व, हमारा भारत देश जब आजाद नहीं हुआ था उसके पूर्व लोगों के घरों में सज्जा का अर्थात सजाने का कोई सामान नहीं था। चाह नहीं ज्यादा, होड़ नहीं थी दिखलाने की। सज्जा का अर्थात घर को सजाने का कोई सामान नहीं था। लोगों में प्रदर्शन की कोई स्पर्धा भी नहीं होती थी। होड़ यानी बच्चों स्पर्धा, जिसे आप कहते हैं कंपटीशन। तो किसी भी तरह की कोई भी स्पर्धा नहीं होती थी, किसी भी दिखावे की, कि हमारा घर हम इस तरह से सजाएं, इस तरह से रखें, लोग आए तो लोग तारीफ करें। इस चीज का दिखावा नहीं होता था। जो है वो है। लेकिन आज के समय में दिखावापन अधिक होने लगा है। लोग एक दूसरे से तुलना करने लग गए हैं। लोग एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे हैं। कुछ लोग कह कर करते हैं, कुछ लोग बिना कह करते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर छोटी बड़ी चीजों में, घरों में भी, महिलाओं के बीच में भी, हर जगह बच्चों स्पर्धा की भावना घर कर गई है और लोग यही सब कर रहे हैं। सब कुछ खोने में खुशियां थी, चाह नहीं ज्यादा पाने की। यहाँ पे कहते हैं कवि कि सब कुछ लोगों के भीतर सब कुछ खोने में ही खुशियां थी, कि हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश हैं। चाह नहीं ज्यादा पाने की, लोग सब कुछ अपना खोकर भी खुश हुआ करते थे। लोगों में अधिक पाने की चाह बिल्कुल भी नहीं रहती थी। लेकिन आज लोग ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। तब टूटा घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में। यहाँ पे कहते हैं कि तब घर कैसे थे? टूटे फूटे थे, और अब सूनापन है आंगन में। तब घर टूटे फूटे थे लेकिन रहने वाले लोग थे। आज घर बड़े बड़े हो गए हैं लोगों के, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बंगले बनवा लिए हैं, लेकिन उस घर में, उस घर के आंगन में सूनापन है। वहां रहने वाला कोई नहीं है। अपने घरों को, अपने गांव को छोड़कर लोग देश विदेश की यात्रा करने लग गए हैं। यहाँ पे ये जो है ना बच्चों की, सब कुछ खोने में खुशियां थी, चाह नहीं ज्यादा पाने की। यहाँ पे कवि कहते हैं, यहाँ पे इसी से संबंधित एक कविता की पंक्ति है कि रहीमन उतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। कहने का मतलब कि कवि कहते हैं कि इतना दीजिए ईश्वर हमें कि हमारे कुटुंब में सब कुछ समा जाए, और मैं खुद भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे से कोई साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, तो मुझे सीमा से पार कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सीमित स्वरूप में ही
इतना मिल जाए कि मैं भी उससे खुश रहूं और बाहर से आने वाले लोग भी उससे खुश रहे। इन सभी चीजों को देखते हुए, सोचते हुए कवि के मन में फिर से प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम? आगे यहाँ पे बच्चों इन पंक्तियों में कवि ने आजादी क्या नहीं है इसका उत्तर हमें वो दे रहे हैं कि आजादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन, आजादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आजादी का अर्थ ये नहीं है कि सत्ता का परिवर्तन हो जाए। सत्ता अर्थात शासन, शासन में परिवर्तन हो गया, शासन में बदलाव आ गया तो हम आजाद हो गए। वास्तव में आजादी का अर्थ क्या होता है कि जब जहां पर हमारी सुनी जाए, हम यदि कुछ पाना चाहते हैं, हम या किसी तकलीफ में हैं, तो हमारी सुनवाई हो। हर 5 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन होता है और हम ये मान ले कि अब हमारे दुख भरे दिन कट गए, अब हमारे कष्ट भरे दिन चले गए, अब हम सुखी हो गए, अर्थात अब हम आजाद हो गए। आजादी किसे नहीं अच्छी लगती बच्चों, आजादी हर कोई चाहता है, लेकिन मेरी मर्जी वाली आजादी सही नहीं होती है। जो हम कहते हैं ना कि मेरी मर्जी में चाहे जो कुछ भी करूं, तो वो आजादी अच्छी आजादी नहीं है। वो आजादी तो है ही नहीं बच्चों, वो तो बस एक मौज मस्ती का साधन है। आजादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन। चंद चुने मोरों का नर्तन अर्थात बच्चों मौज मस्ती करना। आजादी का अर्थ ये नहीं है कि कुछ चुने हुए लोगों की मौज मस्ती से ही हमें आजादी मिल गई। चुने हुए लोग यानी बच्चों सत्ता में अर्थात शासन में हम ही अपनी सरकार चुनकर लाते हैं, लेकिन सरकार के परिवर्तन से, शासन के परिवर्तन से क्या हमें आजादी मिल जाती है? नहीं। बस फर्क इतना होता है कि किसी के शासन काल में कुछ अच्छा होता है, किसी के शासन काल में उससे कुछ बुरा होता है। थोड़ी बहुत कोई तरक्की कर लेता है बस अपने आप को टिकाए रखने के लिए, लेकिन गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों की कोई भी सुनता नहीं है। आजादी का अर्थ नहीं है सबका उच्छृंखल हो जाना। यहाँ पे कहते हैं कि आजादी का अर्थ यह भी नहीं है कि लोग उच्छृंखल हो जाएं, अर्थात अपनी मर्जी चलाने लग जाएं। ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजादी है? कि आजादी का अर्थ यह भी नहीं है कि लोग अपनी मर्जी चलाने लग जाएं तथा देश की न्याय व्यवस्था सत्ता के आगे अभिनंदन करने लग जाए, दंडवत करने लग जाए। कहने का तात्पर्य बच्चों की आज हम देखते हैं लोग कुछ भी कह देते हैं, अर्थात न्याय व्यवस्था के आगे, न्याय व्यवस्था जिनके जिम्मे है, कहने का मतलब इस शासन, इस सरकार के जिम्मे अगर हमारी न्याय व्यवस्था है तो उस न्याय व्यवस्था को सभी के लिए समान न्याय करना चाहिए। लेकिन इस समाज में कुछ बड़े लोग हैं, ऊंची कुर्सी वाले हैं, कहने का तात्पर्य कुछ बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनके आगे हमारी ये जो न्याय की कुर्सी है, हमारी ये जो न्याय व्यवस्था है, हमारी ये जो शासन व्यवस्था है, उनके आगे अभिनंदन करती है। धीरे धीरे रेंगना यानी धीरे धीरे उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करती है कि वो उनसे हमें कुछ फायदा हो। एक अलग शब्द में कहे तो वो चाटुकारिता करते हैं। जहाँ पर चाटुकारिता होती है, जहाँ पर ऐसे बड़े लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती है, छोटे लोगों को, निम्न स्तर के लोगों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता है, उन्हें पैरों तले रौंदा जाता है, वहां पर आजादी नहीं होती है। वहां पर कोई भी आजाद नहीं होता है बच्चों। एक तरह से वहां पर लोग बंधे हुए हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब दृश्य को देखते हुए, फिर से इन्हीं सारी घटनाओं को देखते हुए, फिर से चिंतकों के मन में, विचारकों के मन में, जो हमारे समाज सुधारक हैं, चिंतक विचारक यानी बच्चों हमारे जो समाज सुधारक हैं,
उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या इसी को आजादी कहते हैं? अगर यही आजादी है तब तो आज 15 अगस्त 1947 को बीते हुए 75 वर्ष हो गए, अर्थात आजादी मिले, इस भारत देश को आजादी मिले 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज वर्तमान समय में 2021 में भी हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए हैं। आजादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना। यहाँ पे बच्चों आजादी का मतलब बता रहे हैं कवि, ये आजादी क्या है उनकी नजरों में। आजादी खुली हवा के झोंकों के समान है। आजादी है ओस सरीखी नर्म पत्तियों पर छू जाना, सरीखी यानी समान, छूना यानी टपकना, या और हवा का झोंका। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि आजादी मिलने का, आजादी प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि उससे मिलने वाला सुख सभी को प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य आजादी क्या है? खुली हवा के झोंके के समान। जिस तरह से हवा जब बहती है तो सभी को आनंद देती है, वो ये नहीं देखती है बच्चों की कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन निम्न वर्ग का है, कौन उच्च वर्ग का है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। सभी को अपनी हवा से वो ठंडक प्रदान करती है, सभी को आनंद देती है, अर्थात सभी को एक समान समझती है। और आजादी यह भी है ओस के समान। जिस तरह से ओस की बूंदें रात के समय पेड़ों पर, पत्तियों पर टपकती हैं और वो ये नहीं देखती है कि कौन सी पत्ती छोटी है, कौन सी पत्ती बड़ी है, वो अपना कार्य करती हैं, सभी पत्तियों पर समान रूप से वो ओस की बूंदें टपकती हैं। उसी तरह से हमारे देश में सभी को एक समान अधिकार देना ही आजादी है। उसी प्रकार से हमारे देश में सभी को समान रूप से समान दर्जा दिया जाना चाहिए। हम कहते हैं ना स्त्री पुरुष समानता, लेकिन नहीं, आज भी हमारे देश में स्त्री पुरुष समानता किसी किसी क्षेत्र में नहीं दिखाई देती है। जब तक ये सारी चीजें नहीं खत्म होगी, आजादी नहीं मिली है ऐसी भावना मन में आती रहेगी। आजादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना, आजादी है निर्झनी सा सबके हित की खातिर बहना। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से, इसके ऊपर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ओस की बूंदें नर्म पत्तियों तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार से हमें आजादी से प्राप्त होने वाला सुख समाज के दुर्बल एवं कमजोर वर्गों तक पहुंचाना चाहिए। आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है? इंद्रधनुष के रंगों के समान मिलजुल कर रहना। जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग, सातों रंग मिलजुल कर रहते हैं, वर्षा खत्म होने के बाद जब इंद्रधनुषी रंग आते हैं तो एक साथ दिखाई देते हैं। उसी तरह से हमारे देश के सभी देशवासियों को मिलजुल कर रहना है। हमारे देश में अमीर गरीब, ऊंच नीच, धर्म, जात, वर्ग, संप्रदाय के नाम पर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो कहीं ना कहीं जाकर लगेगा कि देश आजाद हुआ है। आजादी है निर्झनी सा सबके हित की खातिर बहना, आजादी जब परिभाषित हो बनती सत्ता के बंधन में। यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि की यही कामना है कि जिस प्रकार से निर्झनी अर्थात नदी, दरिया सबके हित की खातिर, हित यानी बच्चों सभी के अच्छाई के लिए, सभी की भलाई के लिए, खातिर यानी के लिए नदी बहती है। नदी का झरना, जब नदी का जल सभी के उपयोग में आता है। नदी ये नहीं कहती है कि तुम इस जाति संप्रदाय धर्म के हो तो तुम पानी नहीं पी सकते हो, और तुम उच्च जाति धर्म संप्रदाय के हो तो तुम मेरा जल ग्रहण कर सकते हो। नदी ये नहीं कहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक पंक्ति भी है, कहा गया है कि वृक्ष कबहु न फल बहके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। कहने का तात्पर्य बच्चों, वृक्ष कभी नहीं कहता है कि
तुम मेरे फल मत खाओ, मैं मेरे फल खुद ही खाऊंगा। नदी कभी नहीं कहती है कि मैं अपना पानी खुद ही पीऊंगी। वैसे ही देश में जो विकास हो रहा है उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। नदी के जल की भांति देश के विकास का लाभ सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। आजादी जब परिभाषित हो, परिभाषित यानी बच्चों व्याख्या क्या है कि बंधती सत्ता के बंधन में, आजादी पर जब सत्ता का शिकंजा कस जाता है, सत्ता के बंधन में बंधना बच्चों, सत्ता का शिकंजा कस जाता है, अर्थात जब आजादी बड़े लोगों के शिकंजे में या शासन के शिकंजे में आ जाती है, सत्ता के बंधन में लोग बंध जाते हैं, तो वहां पर स्वतंत्रता नहीं मिलती है, वहां पर आजादी नहीं मिलती है। और इन्हीं सब कारणों से लेखक के, कवि के मन में प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम। सभी चिंतकों, विचारकों के मन में ये आंधी उठती है, विचारों की आंधी उठती है और प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम। और सही भी है बच्चों, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जो आवभगत करनी है, अगर यही आजादी है तो ऐसी आजादी नहीं चाहिए। 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत देश पर राज किया, उनके शिकंजे से तो भारत देश आजाद हो चुका है, लेकिन आज भारत देश अपने ही भीतर कुछ ऐसे पुरानी गिरी हुई सोच वाले लोगों से आजाद नहीं हो सका है, ऐसी गिरी हुई सोच से। कहते हैं ना कि पराधीनता दुख की जननी है, अर्थात बच्चों परतंत्रता, अगर हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, दुख ही दुख उत्पन्न होता है। पराधीन व्यक्ति सोचने और विचार करने का अधिकार नहीं रखता है। अगर हम किसी के ऊपर निर्भर है ना, तो हमारा अपना सोचने का और विचार करने का अधिकार खत्म हो जाता है। हमारा भारत देश तो 1947 में आजाद हुआ और उस समय देश की जनता ने एक सपना संजोया था, एक सपना देखा था कि आजादी के बाद देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति बदलेगी, इसमें सुधार होगा। परंतु आज भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है। आजादी के बाद देश में कई बार चुनाव हो चुके हैं बच्चों, किंतु देश के हालत में जितना बदलाव आना चाहिए था वह आज तक नहीं आया है। बस चुनाव जब नजदीक आता है तो लोग अपने आप को जिताने के लिए, अपनी जीत करने के लिए हर व्यक्ति के पास जाते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें जीत हासिल होती है वे अपने सारे वादे से मुकर जाते हैं। देश में बहुत से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चारों तरफ अत्याचार हो रहा है, अनाचार, दुराचार हो रहा है। तमाम आदिवासी बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इन बच्चों को अकाल मौतों का भी शिकार होना पड़ता है। देश के किसी न किसी भाग को बाढ़ अथवा सूखे का शिकार होना पड़ता है। बच्चे अस्पतालों में दवाइयों के अभाव में मर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए कि हम सचमुच आजाद हुए हैं तो ये गलत है। हम सच में आजाद नहीं हुए हैं और इसीलिए अगर कवि ने इस गीत को यह शीर्षक दिया कि क्या सचमुच आजाद हुए हम, तो यह शीर्षक उनका 100% सही है, सार्थक है। इस समय आप देख रहे हो कोरोना की महामारी में भी कितने ही लोग अकाल मौत से मर चुके। कहते हैं ना कि कितने लोग बिना मौत के ही मर गए, डर के कारण, दहशत के कारण। हमारा भारत देश आज 75 वर्ष आजाद हुए हो चुका है, लेकिन फिर भी इस देश में इतने सारे उद्योगपति होने के बावजूद जो गरीब हैं, जिनकी सेवा करनी चाहिए या जिनकी मदद करनी चाहिए, जिनकी सहायता करनी चाहिए, वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। बस अपने में ही रह जाते हैं, अपना सर ऊंचा करने में ही रह जा रहे हैं, अपने व्यापार को संभालने में ही रह जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी हम अपने व्यापार को कितना बढ़ा ले। क्योंकि बच्चों दवाइयां, सबसे बड़ा व्यापार तो इस समय दवाइयों का हो रहा है।
जो 10, 20, 50, 100 की है, उसके लिए न जाने कितना मूल्य लगाकर लोगों से वसूल किया जा रहा है, और लोग किसी न किसी तरह से करते भी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है, अपने प्राणों की रक्षा करनी है, अपने परिवारों की रक्षा करनी है। और लोग ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले के पास उतना उतना कीमत है कि नहीं है, बस उन्हें वो कीमत चाहिए और वो उनसे कहते हैं और वसूल करते हैं, लोग देते भी हैं। आजादी जब तक नहीं मिलेगी बच्चों, जब तक कि हम हमारी संकरी सोच, पुरानी गिरी हुई सोच से अपने विचार में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे ना, तब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से देश की सरकार का भी कर्तव्य होना चाहिए कि देश की समृद्धि तथा संपन्नता के लिए काम करे। अगर देश की सरकार बनती है, सरकार ये चाहती है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी सत्ता है बच्चों, अगर वो सोचती है कि मैं ही जीत हासिल करूं, मैं ही यहाँ पर शासन करूं, मेरी ही सरकार चले सालों साल, तो उसे देश के समृद्धि, देश की संपन्नता, देश के विकास के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए। देश के बच्चे जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, देश में ऐसे लोग हैं जो जिन्हें योग्यता के अनुसार शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, वो उस सरकार को वो ऐसा हर कार्य करना चाहिए जिससे इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। जाति पाति तथा अंधविश्वास आदि को हमें अपने बीच से भगाना होगा। सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर रहे, देश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी काम करें। जब ऐसा होगा, तभी सही मायने में, वास्तविक रूप में हमारा भारत देश उस दिन स्वतंत्र होगा, उस दिन आजाद होगा। और ये जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, ये तभी सार्थक भी होगा। यहाँ पे बच्चों कुछ प्रश्न दिया गया है, आपकी किताब के पीछे का ही प्रश्न है स्वाध्याय का, कि घर वालों की स्थिति कैसी हो जाती है। घर वालों अर्थात कवि के घर वालों की स्थिति कैसी हो जाती है, संजाल पूर्ण करो दिया है। कैसी होती है? पिताजी अनपढ़ थे, माताजी व्रत उपवास में व्यस्त थी, भाई की अपनी विवशता होती थी, भाभी की अपनी लाचारी होती थी। उसके आगे आकृति पूर्ण कीजिए। आजादी में हम कल क्या देखते थे बच्चों और आज क्या देख रहे हैं? तो आजादी में हम कल देखते थे कई दुख दर्द हुआ करते थे, लेकिन आज वही सब कुछ व्यापार बन गया है। आजादी में कल संबंधों में अपनापन, प्रेम हुआ करता था, लेकिन आज वही रिश्ते नाते संबंध बाजारू हो गए हैं। खेतों में सुगंध का निवास तथा पेड़ों पर झूले पड़ते थे उस समय, लेकिन आज आडंबर दिखावे में वृद्धि तथा लोक गीतों को लोग भूलते जा रहे हैं, लोक गीतों का विस्मरण हो गया है। उस समय रामायण, रामचरितमानस के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति लोगों का आदर का, सम्मान का, आस्था का भाव हुआ करता था, लेकिन आज फिल्मी गीतों का बोलबाला हो गया है। कवि के अनुसार आजादी का असली मतलब क्या है बच्चों? कवि के अनुसार आजादी का असली मतलब है कि परिवर्तन की बयार का प्रभाव सब पर पड़ना चाहिए, ओस की बूंद की तरह नर्म पत्तियों तक पहुंचना चाहिए, इंद्रधनुष के रंगों की तरह सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, और आजादी रूपी नदी का जल सभी के लिए उपलब्ध हो। कहने का तात्पर्य सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर बच्चों इस कविता को मैं समाप्त करती हूँ। अब इस कविता से संबंधित किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी ये कविता क्या सचमुच आजाद हुए हम, वो समाप्त हो रही है। इसमें कवि ने प्रश्न किया है हमसे भी, और उनके मन में जो ये विचार उत्पन्न होता है वही उन्होंने यहाँ पे रखा है कि क्या सचमुच हम आजाद हुए हैं जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरह रिश्तों का व्यापार होना बंद नहीं होगा, जब तक लोग फिल्मी गीतों के बोलबालों को नहीं भूलेंगे, अपने लोक गीतों को भूल कर बैठ चुके हैं, इस तरह से होता रहेगा
तो हमारा देश आजाद नहीं होगा। सही मायने में हमारा भारत देश आजाद कब होगा बच्चों? जब हमारे भारत देश में सभी को के लिए न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली एक समान होगी, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, तभी हमारा भारत देश आजाद माना जा सकता है। हमारा भारत देश किसी भी उच्च वर्ग के आगे या किसी भी ऐसे व्यक्ति के आगे हमारे देश की न्याय व्यवस्था नहीं झुकनी चाहिए। जब इस तरह से होने लग जाएगा तब हमारा भारत देश आजाद होगा। धन्यवाद।